चलो, चैप्टर का नाम क्या है भाई, जल्दी बोलो। इशू ऑफ डिबेंचर। फाइनली इसकी बात आई गई भाई, बड़े टाइम से सुन रहे थे नाम डिबेंचर डिबेंचर डिबेंचर। सर डिबेंचर होता क्या है? ठीक है, डिबेंचर क्या होता है? एक लोन होता है जो कि किससे लिया जाता है? पब्लिक से लिया जाता है। ऐसे लिखते हैं, डिबेंचर इज अ लोन। डिबेंचर is a loan taken from public, या फिर कह सकते हैं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्सन। पब्लिक या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन से। कंपनी से भी तो लेते हैं ना बेटा, कंपनी लेती है लोन। लोन ले कौन रहा है? कंपनी ले रही है। किससे ले रही है? मैंने कहा या तो पब्लिक से या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन से। तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिबेंचर्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये डिबेंचर्स का क्या लॉजिक है, कैसे है, सारी बातें सेम वैसे ही रिपीट करनी है जैसे शेयर्स में करी थी, बट इस बार आसानी होगी क्योंकि शेयर्स में हम बिल्कुल अनजान थे। आज डिबेंचर्स में अनजान नहीं है, हमें शेयर्स की मैकेनिज्म पता है और सेम मैकेनिज्म ही अप्लाई होता है किसके ऊपर? सर डिबेंचर्स के ऊपर भी सेम मैकेनिज्म इज अप्लाइड टू डिबेंचर्स। आओ सर देखें एक बारी, बात स्टार्ट करें। तो मैंने कहा जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो कैसे कैसे प्रोसीजर्स होते हैं, फिर हम ये भी बात कर लेंगे कि कितने तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। पहले मैकेनिज्म लिखते हैं। हाँ लिखते हैं मैकेनिज्म। सर ये जो मैकेनिज्म है ना इसको इशू करने का, वो कैसा है? बिल्कुल सेम एज शेयर्स है। मान के चलो ये रही अपनी कंपनी। कौन है? कंपनी। ठीक है, अब कंपनी को चाहिए पैसा। क्या चाहिए कंपनी को? पैसा। किस चीज़ के लिए? अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए। उसको रेस करने हैं फंड्स, वांट टू रेस फंड्स। और वो फंड रेस करने के लिए उसके पास कितने सोर्सेज हैं? मैंने कहा 2 सोर्सेज। कितने सोर्सेज हैं? 2 सोर्सेज। मैंने कहा कौन से? नंबर 1 डेट फंड्स और दूसरा इक्विटी फंड्स। पहला कौन सा आया? मैंने कहा डेट फंड्स आया। दूसरा कौन सा आया? इक्विटी फंड्स आया। मैंने कहा अगर मुझे डेट, ये डेट फंड्स का मतलब क्या होता है? डेट फंड्स का मतलब काइंड ऑफ लोन। क्या बोलेंगे इसको? काइंड ऑफ लोन। और इक्विटी तो हम पढ़ के आए ही हैं, हमारी कैपिटल होती थी। क्या होती थी जल्दी बताओ? मतलब कहीं ना कहीं ओनरशिप है ना। और इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ करता था जल्दी बताओ? ऐसे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स बोलते थे या फिर क्या बोलते थे? प्रेफरेंस शेयर्स भी थे क्या? बट अगर मेरे को डेट फंड बनाना है, यानी कि अच्छा ये डेट फंड पे बात क्या होती है? पहली बात तो डेट फंड बनाना, चलो ऐसी बात बोल के चलते हैं। सर डेट फंड का मतलब क्या हो गया कि मुझे लोन लेना है कहीं ना कहीं, और लोन की रीपेमेंट मैंडेटरी होती है ना। ये ध्यान रखना, रीपेमेंट क्या है? मैंडेटरी है। और उस पर आपको कुछ ना कुछ उनको इंटरेस्ट पेमेंट भी मैंडेटरी है ना। और अगर आपको डेट फंड से पैसा रेज करना है तो आप कैसे कैसे कर सकते हो? मैंने कहा या तो हम लोन ले सकते हैं, बैंक लोन, जो किससे लिया जाता है? बैंक से लिया गया। और पब्लिक से जो लोन लिया हम उसको बोलते हैं डिबेंचर्स। क्लियर है क्या? जो पब्लिक से लोन लिया हम उसको क्या बोलेंगे? डिबेंचर्स बोलेंगे। ठीक है, अब मेरी बात आगे सुनोगे। मैंने कहा जब मैं डिबेंचर से पैसा रेस कर रहा हूं तो कैसे रेस करूंगा? सेम एज मैं क्या करता हूं, ये जो कंपनी है ये किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को टारगेट करेगी। ठीक है, जो काइंड ऑफ बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इन्वेस्टर्स के ग्रुप को टारगेट करेगी। किसको टारगेट करेगी? इन्वेस्टर्स के ग्रुप को। ठीक है, तो मैं एक इन्वेस्टर का ग्रुप बना देता हूँ। मान लो सर ये इन्वेस्टर है, बंद हो गया तो फोन चला थोड़ी देर इसका। इससे मत करो, केबल से कर लो अपनी। चलो
अब सुनना, मैंने कहा एक इन्वेस्टर का क्या था, ग्रुप था जिनको हमने टारगेट करा, ठीक है, हमने उनको टारगेट करा और सर मैंने उनको कहा सर प्लीज़ आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। कहते ठीक है हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, लाओ सर। अब एक बात बताओ, ये लोग क्या करेंगे, मान के चलो इनको फंड्स की ज़रूरत थी, कितने की, 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत थी, कितने की थी, 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत थी। ये क्या करेंगे, उनको दे देंगे, ऐसे ही दे देंगे क्या, नहीं, कुछ साथ में अपने पास कुछ एविडेंशियल प्रूफ तो मांगेंगे, कहेंगे, और वो एविडेंस के तौर पर ये कंपनी इनको क्या रिटर्न में दे देगी, एक डिबेंचर। क्या दे देगी इनको, ये डिबेंचर पकड़ा देगी, जिसके अंदर लिखा होगा कि दिस कंपनी द इन्वेस्टर हैज़ गिवन द अमाउंट्स, ठीक है, टू द कंपनी एंड वी आर लायबल टू द पे टू सच पर्सन, है ना, कि हम उस पर्सन को लायबल है पे करने के लिए। कोई डाउट यहाँ तक, इजी, ठीक है। तो मैंने कहा इनको क्या मिल जाएंगे, डिबेंचर। क्या सेम ही तरीका क्या, अच्छा सर फिर ये जो डिबेंचर है क्या इनको भी अप्लाई करना पड़ता है क्या, मैंने कहा हाँ, ये भी कंपनी क्या करती है, वही इसका भी इशू निकालती है। लिखते हैं प्रोसेस, कि मैं इतना फंड चाहिए। हाँ इतने फंड्स चाहिए, तो सर जो जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स है दे कैन इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, और वो कैसे, वो अप्लाई करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दे हैव टू गिव सम एप्लीकेशन अमाउंट, क्या देना पड़ेगा, एप्लीकेशन अमाउंट देना पड़ेगा। और क्या सर दो तरीके दोबारा से आएंगे क्या, वही लमसम और इंस्टॉलमेंट, मैंने कहा बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने कहा दो केसेस हो सकते हैं, प्रोसेस कैसा है, 2 केसेस। केस नंबर 1 क्या करो, मैंने कहा लमसम, दूसरा क्या है, इंस्टॉलमेंट। अब यहां पे एप्लीकेशन पे टोटल अमाउंट आ जाएगा, ओ शेयर अलॉटमेंट लिख दिया, देन डिबेंचर अलॉटमेंट टू इन्वेस्टर। देन कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर अलॉट कर देंगे ना इन्वेस्टर को, है ना। तो यहाँ पे दो ही केसेस हो गए बेसिकली। लमसम के केस में क्या हुआ, टोटल अमाउंट किस पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे, उसके बाद हम सब चीज़ें चेक वैक करके क्या कर देंगे, उसको डिबेंचर अलॉट कर देंगे। फिर दूसरा, अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस कैसे चलने वाला है बताओ, यहाँ पे प्रोसेस ऐसे चलेगा, सबसे पहले वही एप्लीकेशन आएगी, फिर अलॉटमेंट होएगी, फिर फर्स्ट कॉल बनेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मैं यहाँ ऐसे बस लिख देता हूँ, एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, एंड देन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक्सेट्रा इसलिए लिख रहा हूँ कि और भी कॉल्स हो सकती है ना। डन है यहाँ तक, कोई डाउट, और कॉल्स मतलब वही फर्स्ट की जगह फिर सेकंड भी बना दी, फिर थर्ड भी बना दी, फिर फाइनल। बट आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक ही ज़्यादातर आता है, या कभी कभी सेकंड कॉल तक एट मैच चले जाते हैं ये, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, इस सिलसिले में सेकंड कॉल भी है ना। सेकंड कॉल तक कोई दिक्कत नहीं, वो सेम ही तो एंट्री रहती है। अब एक बात बताओ, सबसे बड़ा सवाल याद है कि ये डिबेंचर्स जो हैं या फिर जो शेयर्स जो इशू होते थे वो दो तरीके से होते थे, कौन से, एट पार या फिर प्रीमियम पर। चलो जी, क्या डिबेंचर्स में भी ऐसा कुछ होता है क्या सर, मैंने कहा बिल्कुल होता है। अब उसको थोड़ा मैकेनिज्म समझना, मैं बोल रहा हूँ आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसके अंदर हम कोई भी अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम डिबेंचर्स के साथ फेमिलियर होने वाले हैं कि ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनके अंदर क्या क्या बातें होती हैं, ठीक है। अब सुनना, मैंने कहा यहाँ पर हमारे पास डिबेंचर भी होते हैं और ये 3 तरीके से इशू होते हैं। यहाँ पर कितने तरीके से इशू होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट।
सर वहाँ पे भी कुछ शेयर्स में ऐसी कुछ बात हुई थी कि डिस्काउंट पे शेयर्स भी इशू हो सकते हैं। हाँ सर हो सकते हैं, बट सिर्फ एक ही केस में, वो जो स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब अपने एम्प्लॉय के केस में हो सकता है, और एम्प्लॉय के दो केसेस होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स और ESOPs, ठीक है। बट मैंने कहा शेयर्स भी डिस्काउंट पे इशू हो सकते थे, लेकिन सिर्फ एक केस में। लेकिन यहाँ पे डिबेंचर्स नॉर्मल पब्लिक को भी डिस्काउंट पे इशू करे जा सकते हैं। बट सर ये डिस्काउंट पे इशू, ये प्रीमियम पे इशू का मतलब क्या है? एक बात सोच के देखो, चलो पहले इंप्लीकेशन देखते हैं, फिर देखेंगे कि एक्चुअली प्रैक्टिकल में कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। पार का मतलब क्या है? पार तो सिंपल है यार, होगा ही वो तो, है ना। यानी कि यहां पर आपकी फेस वैल्यू, मतलब आप फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि मैं इतना लायबल टू पे हूं। फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशूड बोल सकते हैं या लायबल टू पे वैल्यू बोल सकते हैं कि इतनी मेरे को, हाँ इशूड वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है डन। तो मैंने कहा फेस वैल्यू का मतलब कि मैंने 100 रुपए की लायबिलिटी मानी आज, बट उसके लिए मैं पैसे कितने मांग रहा हूं, दैट इज योर इशू प्राइस। हाउ मच मनी आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं इशू प्राइस उसको कितने पे कर रहा हूं। पार के में केस में वो सेम ही होता है, सेम होता है क्या, जल्दी बोलो। हाँ सर, पार का मतलब कि आज आप लाइबिलिटी भी कितने की बुक करोगे, 100 की, और आज आपको पैसे भी कितने मिलेंगे, 100 रुपए ही मिलेंगे। ऐसी कंडीशन कोई एक्सेप्ट करना पसंद करेगा क्या? करेगा भाई, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ लिखूँ, क्योंकि अब डिबेंचर्स पे तो क्या जाता है, इंटरेस्ट भी जाता है क्या? हाँ सर इंटरेस्ट भी जाता है, जाएगा ना, लोन है, लोन पे इंटरेस्ट पे नहीं करोगे? हाँ सर बिल्कुल। तो मैंने कहा जब फेस वैल्यू इज इक्वल टू 100 है और इशू प्राइस भी 100 ही है, तो अगर इंटरेस्ट रेट 0% होता तो कोई इसको एक्सेप्ट करना चाहता? नहीं। क्या फ़ायदा, आज मैं तुम्हें 100 रुपये दूँ, कल भी मुझे 100 रुपये मिलेंगे, कोई फ़ायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे देयर इज सम इंटरेस्ट रेट, लेट सपोज मैंने कहा इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 7%। प्लीज़ एनालाइज करना आगे। मैंने कहा इसके बाद अगली बात करता हूँ मैंने कहा लेट सपोज फेस वैल्यू थी हमारी 100 रुपीज़ की, और प्रीमियम का मतलब क्या होता था, जल्दी बताओ। इशू प्राइस इज इक्वल्स टू 110, ऐसा बोलते। यानी कि आज वो बंदा मुझे पैसे कितने देगा, 110 रुपये, और मैं उसको फ्यूचर में वापस करने के लिए लायबल कितना हूँ, 100 रुपये। अब बताओ, दिल पे लगी है ना कि भाई ऐसा क्यों करना चाहेंगे और कौन करेगा ऐसा? फील में आ गई। बताओ ऐसा कोई करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा? सर केस दिया है, करना तो चाहेगा, बट अगर 0% इंटरेस्ट रेट है तो बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। सर मान के चलो अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन है जहां पर 100 रुपए देने हैं और आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7%, और यहाँ पे आपको 110 रुपए देने हैं, तो बताओ यहाँ पे आप 7% ही इंटरेस्ट रेट डिमांड करोगे या उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, तभी आप महंगी चीज़ खरीदने के लिए तैयार होगे। यानी कि काइंड ऑफ हमें दिख रहा होगा कि भाई आज 110 रुपये दे देंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर 15%। बेटा कंपनी पे करेगी, हम इन्वेस्टर्स हैं, हम पैसा डाल रहे हैं और कंपनी हमें पे करेगी रिटर्न में। ऑब्वियसली आज कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, हम उसमें पैसा लगाएंगे, लेकिन हम अपना डिमांड पैसे का रिटर्न तो चाहेंगे ना। तो अगर आज मुझे 100 देने और कल को मुझे 100 ही मिलेंगे तो मैं 7% पे भी तैयार हूँ, बट अगर आज मुझे 110 देने और फ्यूचर में 100 मिलेंगे तो मेरे को आज इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चाहिए, काइंड ऑफ, है ना। ना एक साथ नहीं बेटा, पर एनम जाता है, यही तो मज़ा है। साल का डिपेंड करता है, वो भी बात करेंगे, वो बहुत लेटर ऑन बात होगी, लास्ट क्लास के अंदर उस चीज़ की बात होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो मैंने कहा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लेट सपोज मैंने 15% लिख दिया, यानी कि यहाँ पर अगर आपको प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू करने हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा, काइंड ऑफ। समझ में आई बात ये। इसके बाद अगला केस, डिस्काउंट का केस। मैंने कहा यहाँ पर फेस वैल्यू कितनी रहने वाली है, फेस वैल्यू तो सर 100 ही रहती है, बट मैंने कहा इशू प्राइस पता है कितना है, मैंने कहा 90 रुपीज़। ओके, एग्जैक्टली रेट हम कम कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि सर आज मैं 90 रुपये ही दे रहा हूँ, फ्यूचर में मेरे को 100 रुपये तो वैसे ही मिलने वाले हैं, पक्का लायबल हूँ मैं, और साथ में इंटरेस्ट रेट, ऑब्वियसली वो जो इंटरेस्ट रेट होगा वो क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ लो हो जाएगा, है ना। चलो, तो मैंने कहा यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इंटरेस्ट रेट क्या। अच्छा एक बार बताओ, कौन सा सबसे ही कम होगा क्या, सोच के बताओ।
7 से तो कम ही होगा, बिकॉज सर जब हम 100 रुपये दे रहे थे तो हमारे को 7% तो मिल ही रहा था, आज हम 90 रुपये दे रहे हैं तो अब तो उससे भी कम करेगा, कंपनी अपना बेनिफिट भी तो देखेगी, क्योंकि आज मुझे 90 ही मिल रहे हैं, है ना। चलो, तो इंटरेस्ट रेट क्या करा, आप 5% ले लेते, इतना भी मत गिराओ। चलो डन हुई बात, ये मैकेनिज्म समझ में आया, ये सब मैकेनिज्म चल रहा है, ये जितनी भी बातें चल रही है सब मैकेनिज्म के अंडर चल रही है, ठीक है। हम लोग एक एक कण इसका डिस्कस कर रहे हैं कि डिबेंचर्स होते क्या है, कैसे होते हैं। अब थोड़ा आइडिया लग रहा है, अब शेयर्स के माहौल से बाहर आ गए क्या। ये मैकेनिज्म क्लास सिर्फ इसलिए होती है कि वो जो शेयर का माहौल बना होता है ना हमारे दिमाग में, अभी मैं करवाने को पता है कैसे, 1 मिनट में क्वेश्चन स्टार्ट करवा सकता था, लेकिन वो काम करवा देता ना तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ शेयर शेयर कह रहा होता, फिर पेपर में भी कभी कभी एक जगह शेयर लिख के फिर काट के फिर डिबेंचर लिख रहे होते, ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये जो क्लास होती है ये आपका क्या करती है, माइंड जो है डाइवर्ट कर देती है, शेयर्स को निकाल के डिबेंचर्स घुसा देती है दिमाग में, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो, खत्म हो गया था शेयर खत्म। इशू प्राइस वो फेस वैल्यू कौन से होते हैं जो हम अमाउंट मांगते हैं? नहीं, जो अमाउंट हम मांगते हैं दैट इज योर इशू प्राइस, जितने से हम उसकी लाइबिलिटी बुक करते हैं दैट इज योर फेस वैल्यू, कि जितना मेरा एक्चुअल उसकी लाइबिलिटी है। एक बात सोच के देखो, मैंने तुमसे ना आज 100 रुपये 110 रुपये मांगे, बट मैंने कहा तो मैं फ्यूचर में सिर्फ 100 रुपये दूंगा, तो मेरी फेस वैल्यू कितनी हो गई 100 रुपये, और आज जो इशू प्राइस हो गया वो कितना हो गया 110 रुपये हो गया। आई बात समझ में, क्लियरिटी। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और मैंने कहा अगले पॉइंट पर आएंगे, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। ये डिस्काउंट फिर वो कंपनी दे रही है, हाँ जी, ये डिस्काउंट फिर कंपनी दे रही है। हाँ हाँ चलो एक ना लाइफ ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं। अब देखो, क्या डिबेंचर्स की रीपेमेंट मैंडेटरी है? हाँ सर मैंडेटरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि रीपे तो करना पड़ेगा। हाँ सर, तो क्या आपको डिबेंचर्स की कोई लाइफ भी होती होगी कि इतने टाइम बाद पे करना है? हाँ सर, और आपके पास यहाँ पर कुछ प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट, रिगार्डिंग नहीं बेसिकली गिवन बाय कंपनीज एक्ट इन रिगार्ड्स टू द लाइफ ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट क्या कहता है, सुनना मेरी बात। कौन सा है कंपनीज एक्ट 2013। पता है क्या कहता है ये आपको, कहता है जो आप डिबेंचर इशू करना चाहते हो ना वो एट मैक्स आप 10 साल के लिए कर सकते हो बस, ठीक है। यानी कि आप 10 साल से ज़्यादा के लिए डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? हाँ नहीं कर लिया तो पेनल्टी लगेगी। हाँ मतलब ऐसे क्या कि एक बार मतलब आपको 10 साल के अंदर अंदर किसी भी जो भी आपका डिबेंचर होगा उसकी आपको रीपेमेंट करनी ही पड़ेगी। अगली बार फिर से दोबारा री इशू कर लो, हाँ वो कर सकते हो, बट आपको 10 साल के लिए ही टेन्योर मिलेगा, ठीक है। यानी कि लिखे इसको यहाँ पर लिख ले, है ना, क्योंकि ये एमसीक्यू में टिक लगाने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो नो कंपनी is